अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम आदिल रज़ाक और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 5 ऑसिलेशन। ये इस यूनिट का हमारा लास्ट लेक्चर है और इसमें जो मोस्टली कंटेंट है वो क्रैमिंग बेस है। इसको आपने बुक से रीड आउट करना है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन, रेजोनेंस एंड डैम्प्ड एंड अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऑसिलेशंस कितनी तरह की होती हैं। तो ऑसिलेशंस की हमारे पास 2 टाइप्स हैं। वो टाइप्स कौन कौन सी हैं? एक है जी फ्री ऑसिलेशन, एक है फोर्स्ड ऑसिलेशन। अब जब भी एक ऑब्जेक्ट अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करेगा उसको हम बोलेंगे कि ये फ्री ऑसिलेशन है और उस टाइम उसके पास जो फ्रीक्वेंसी होगी वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। मिसाल के तौर पे बुक में बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है कि सिंपल पेंडुलम की जो फ्रीक्वेंसी है वो लेंथ पे डिपेंड करती है। तो एक पार्टिकुलर टाइम के अंदर जो वो ऑसिलेट कर रहा है वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कर रहा है। यही वजह है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी से जो ऑसिलेशंस होती हैं उसकी वजह से सिंपल हार्मोनिक मोशन बनती है। ठीक हो गया। लेकिन अगर आप बार बार रेगुलर पुशेस दे रहे हैं, आप बार बार फोर्स लगा रहे हैं बॉडी को ऑसिलेट करवाने के लिए, तो आपके पास फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी आएगी और फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी से जो हमारे पास मोशन आती है इसको बोलते हैं ड्रिवन हार्मोनिक मोशन। अब इसी तरह बुक में बड़े वाज़ेह अल्फाज में एक MCQ लिखा हुआ है। MCQ ये है कि लाउड म्यूज़िक। अब मैं आपके सामने अपनी नेचुरल आवाज़ के साथ बोल रहा हूँ, लेकिन अगर मैंने अपनी आवाज़ का मैग्नीट्यूड बढ़ाना है या कम करना है तो इसको बोलेंगे फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी। जस्ट लाइक दिस कि अगर मैं बिल्कुल आहिस्ता 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 बोल रहा हूँ तो ये क्या है, ये फोर्स्ड। और इसी तरह अगर मेरी आवाज़ लाउड हो जाए तो ये क्या है, ये फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो है रेजोनेंस। अब रेजोनेंस एक ऐसा फिनोमिना है कि जब आपके पास एक बॉडी की फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए। मिसाल के तौर पे जी एक बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है जी 30 हर्ट्ज़, आपने उसको फोर्स्ड ऑसिलेशन से मूव करवाया तो उसकी भी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 30 हर्ट्ज़। दोनों मैच कर गई तो अब बॉडी जो है आइडियली इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड से क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। ठीक है। तो यही बात लिखी हुई है कि व्हेन FN मीन्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, कि जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी अप्लाइड फोर्स या फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाती है तो रेजोनेंस का फिनोमिना अकर होता है। अब यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट MCQ हैं। कौन से? कि एट रेजोनेंस एम्पलीट्यूड बिकम्स इनफाइनाइट आइडियली, प्रैक्टिकली हम कहते हैं मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है। इसी तरह एट रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर इज मैक्सिमम, के एनर्जी ट्रांसफर जो है वो मैक्सिमम हो जाता है रेजोनेंस के ऊपर। ठीक है। अब रेजोनेंस जो है ये आपको पता है कि ये अकर हो जाती है। मिसाल के तौर पे अगर आप एक गाड़ी है या मोटरसाइकिल, इसको आप स्टार्ट कर दें, स्टार्ट करके आप उसको जो है वो आप रेस्ट पोजीशन पे रखें, आप उसके ऊपर हाथ रखेंगे तो आपको ना ऑसिलेशंस फील होंगे। ठीक है। तो इसी तरह अगर ऑसिलेशंस जो है नेचुरल और फोर्स्ड मिल जाए, उनकी जो फ्रीक्वेंसी जो है वो मैच कर जाए तो वो नुकसान भी हो सकता है। ठीक है। अब ये रेजोनेंस की हमारी बुक में 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं, हालांकि होती काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हम अपने कोर्स को डिस्कस करेंगे तो एक इलेक्ट्रिकल है, एक मैकेनिकल। इलेक्ट्रिकल में जी एक एग्जांपल दी हुई है ट्यूनिंग ऑफ रेडियो और दूसरी दी हुई है माइक्रोवेव ओवन। इस तरह जी मैकेनिकल के अंदर स्विंग की एग्जांपल है और स्ट्रक्चर्स की एग्जांपल है। ठीक है जी। स्ट्रक्चर्स के अंदर आपके पास ब्रिजेस हो सकते हैं, सस्पेंशन ब्रिजेस। बुक में सस्पेंशन ब्रिज की एग्जांपल दी हुई। अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं आपके सामने। कौन कौन से हैं? कि ड्यूरिंग ट्यूनिंग ऑफ रेडियो वी आर एडजस्टिंग द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये MCQ आ सकता है कि जब आप फ्रीक्वेंसी एडजस्ट कर रहे हैं तो आप कौन सी फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करें रेडियो की, तो हमने कहना है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। क्यों? वो जो टॉवर से फ्रीक्वेंसी आ रही है वो फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी है। ये आपने सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 16 में पढ़ा हुआ है कि वो जो टॉवर की फ्रीक्वेंसी होती है वो हम उसको ऑसिलेट करवाते हैं। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी कि ये हमारे पास एक टॉवर है। ठीक है जी। यहाँ से ऐसे वेव्स जो हैं आ रही हैं तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी है ये फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी है। ठीक हो गया। वेवलेंथ यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन इज लैम्डा इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अगला MCQ, और जो फ्रीक्वेंसी यूज़ हो रही है वो है जी 2450 मेगाहर्ट्ज़, 2450 मेगाहर्ट्ज़। ये MCQ में आ सकता है आपको ये दोनों चीज़ें। अगली इंपॉर्टेंट बात ये है कि फ्रीक्वेंसी इज मैच्ड विद वाटर एंड फैट्स मॉलिक्यूल, कि वो जो आप माइक्रोवेव ओवन के अंदर जो आप फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं ये किसके साथ मैच होती है, वाटर एंड फैट मॉलिक्यूल्स के साथ। यही वजह है कि आपको जो एक बर्तन, एक प्लेट दी जाती है वो शीशे की प्लेट होती है।
अब वो प्योर ग्लास है, उसके अंदर वाटर और फैट मॉलिक्यूल्स नहीं हैं। यही वजह है कि जब आप खाना गर्म करते हैं तो खाना गर्म हो जाता है, लेकिन वो जो प्लेट है उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। ठीक हो गया। अगली इंपॉर्टेंट बात ये है कि ब्रिजेस की बात करें स्ट्रक्चर्स की, तो स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या होता है, सोल्जर्स आर एडवाइज टू ब्रेक देयर स्टेप्स। क्यों? क्योंकि उनका जो रेथमेटिक मार्च है वो सस्पेंशन ब्रिज के अंदर ऑसिलेशन इतनी इस तरह से पैदा कर सकता है कि रेजोनेंस हो सकती है और उस रेजोनेंस से ब्रिज कोलैप्स हो सकता है। इसीलिए जो सोल्जर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कि आपने अपने स्टेप्स को ब्रेक करके चलना है। नेक्स्ट हमारे पास है जी डैम्पिंग। डैम्पिंग क्या है? सिंपल डेफिनेशन इसकी आ सकती है एमसीक्यू के अंदर कि ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके अंदर एनर्जी जो है वो क्या होती है, डेसिपेट होती है। कहाँ से? फ्रॉम ऑसिलेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये याद रखिएगा कि आपने पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन एक ऐसा सिस्टम कि जिसमें डैम्पिंग हो रही हो उसकी एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, उस सिस्टम की ओवरऑल एनर्जी कंजर्व रहेगी। अगर हम एज अ होल की बात करेंगे तो एनर्जी तो कंजर्व है ही है, लेकिन उस अपने सिस्टम की जो सिस्टम अंडर ऑब्जर्वेशन है, अंडर कंसिडरेशन है, उसकी एनर्जी कंजर्व नहीं होगी क्योंकि उसमें से एनर्जी वेस्ट हो रही है। ठीक हो गया। अब ये जो डैम्पिंग है इसको हम इस्तेमाल करते हैं कहाँ पे? इसको हम इस्तेमाल करते हैं जी शॉक एब्जॉर्बर ऑफ कार्स। ठीक है, ये आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हो। अब जो डैम्पिंग है इससे रेलेवेंट हमारे पास टू टाइप्स हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन और अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। ये अनडैम्प्ड है, ये डैम्प्ड। अब अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस ऐसी ऑसिलेशंस होती हैं कि जिनमें मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है और फिर कुछ देर बाद वो जीरो हो जाता है। ये आप देख सकते हो कि मैग्नीट्यूड क्या है वाई, वो कांस्टेंट रह रहा है, लेकिन एक पार्टिकुलर टाइम के बाद ये क्या हो गया, डिक्रीज हुआ। इस तरह अनडैम्प्ड के अंदर, ठीक है, डैम्प्ड के अंदर क्या होता है कि आपके पास जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसकी सिंपल सी मिसाल हम ऐसे लेते हैं जी, बिल फर्ज एक गाड़ी है, उस गाड़ी के अंदर हमने एक ब्रेक लगाई हुई है, एक ब्रेक सिस्टम है। वो ब्रेक सिस्टम इस तरह से काम करता है कि अगर आप ब्रेक लगाओगे तो गाड़ी 5 सेकंड बाद रुकेगी, उसकी ऑल टुगेदर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी 5 सेकंड तक क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, लेकिन 5वें सेकंड बाद वो ऑल टुगेदर जीरो हो जाएगी। लेकिन ये देखें दूसरा, ये हम आम रूटीन में जो हम गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाते हैं तो हम आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक लगाते जाते हैं, तो उसकी स्पीड भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है, उसका एम्पलीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम होता रहता है। ठीक है, तो बहुत से सिस्टम ऐसे हैं जहाँ पे हमें डैम्प्ड ऑसिलेशन चाहिए होती हैं और बहुत से सिस्टम ऐसे हैं जहाँ हमें अनडैम्प्ड ऑसिलेशन चाहिए। अब जो डैम्पिंग है इसका रेजोनेंस के साथ क्या चक्कर है? रेजोनेंस में एम्पलीट्यूड होता है लार्ज, जबकि डैम्पिंग में एम्पलीट्यूड क्या करना होता है, कम करना होता है, क्योंकि एनर्जी डेसिपेट होनी है। तो यही वजह है कि हम कहते हैं कि डैम्पिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस। अगर रेजोनेंस ज़्यादा है तो डैम्पिंग कम होगी और अगर रेजोनेंस कम है तो डैम्पिंग ज़्यादा होगी। ठीक है, इसी चीज़ को हम भी डिस्कस करते हैं एक ग्राफ की मदद से। ये जो ग्राफ है हमारे पास, ये क्या है जी, इस ग्राफ में ये बताया गया है कि अगर आपके पास एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो स्मॉल डैम्पिंग होगी, एम्पलीट्यूड अगर कम है तो फिर मॉडरेट डैम्पिंग, और अगर एम्पलीट्यूड बहुत ही कम है तो हम कहते हैं जी यहाँ पे लार्ज डैम्पिंग हुई। ये जो हमारे पास ग्राफ है इससे रेलेवेंट सवाल ये आता है कि वो जो ग्राफ है वो किन दो क्वांटिटीज़ के दरमियान है। तो याद रखिएगा ग्राफ है बिटवीन एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, और बुक में बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है कि हैवीली डैम्प्ड सिस्टम हैज़ फेयरली फ्लैट रेजोनेंस कर्व। ठीक है, तो ये जो हमने आर्टिकल पढ़ा है ये सारा जो है मोस्टली बुक की रीडिंग ही है, आपने इसको बुक से रीड आउट करना है। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं उसको आपने क्या करना है, अंडरलाइन करना है। ये कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, ये क्रैमिंग बेस है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं दोबारा से रिवाइज करवा दूँ, हमने पढ़ा क्या क्या है। हमने ऑसिलेशन की टाइप्स देखी हैं, हमने देखा है कि फ्री ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन है तो ड्रिवन हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ये आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको आप वहाँ से पढ़ सकते हो। उसके बाद हमने रेजोनेंस पढ़ा। रेजोनेंस क्या है? एक ऐसा प्रोसेस कि जिसमें फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए तो आपके पास एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट हो जाता है आइडियली, और प्रैक्टिकली हम कहते हैं मैक्सिमम। एनर्जी ट्रांसफ़र मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है जी, उसके बाद हमने पढ़ा जी हमारे पास जो रेजोनेंस है उसकी टाइप्स इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। इलेक्ट्रिकल में हमने कहा जी ट्यूनिंग ऑफ रेडियो, माइक्रोवेव, जबकि मैकेनिकल में स्विंग और स्ट्रक्चर्स। फिर इसके अंदर इंपॉर्टेंट बातें क्या बताई हैं कि आपके पास जब आप रेडियो ट्यून करते हो तो आप उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी एडजस्ट कर रहे होते हो। इस तरह जी जब आप जो है वो इस्तेमाल करते हो माइक्रोवेव ओवन तो उसके अंदर जो वेव्स इस्तेमाल होती हैं उनकी वेवलेंथ 12 सेंटीमीटर, फ्रीक्वेंसी 2450 मेगाहर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी किसके साथ मैच की जाती है? फ्रीक्वेंसी मैच की जाती है वाटर एंड फैट मॉलिक्यूल्स के साथ। इसी तरह जो हमारे पास ब्रिजेज़ हैं उनके ऊपर सोल्जर्स को एडवाइस करते हैं कि यार आप लोगों ने क्या करना है, अपने स्टेप्स को ब्रेक करके चलना है ताकि रेजोनेंस अकर ना हो सके।
फिर हमने डैम्पिंग पढ़ी है। डैम्पिंग हमने कहा जी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी डेसिपेट होती है। उसके बाद डैम्पिंग की 2 टाइप्स आ गई, डैम्पिंग और रेजोनेंस का रिलेशन। और इसी तरह बुक में एक जो है वो छोटा सा आर्टिकल लिखा हुआ है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस का मतलब ये होता है कि जब आप सिंक्रोनाइज कर दें डैम्पिंग को रेजोनेंस के साथ तो उसको हम बोलते हैं जी शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। और ये जी हमारे पास एक ग्राफ बना हुआ है। इस ग्राफ से आप लोग देख सकते हो कि किस तरह से डैम्पिंग और रेजोनेंस का आपस में जो है वो रिलेशन है। इसके बाद जो नेक्स्ट मैंने आर्टिकल आपको पढ़ाना है वो जी हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम है। अब मैं उसको डिस्कस करूँगा। स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया कि हम जो नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं वो है जी हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम। अब चूँकि ये वाज़ेह अल्फाज में लिखा नहीं हुआ कोर्स के अंदर कि ये आपने पढ़ना है, कोर्स में वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है कि सिंपल पेंडुलम का पता होना चाहिए, लेकिन चूँकि ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एप्लीकेशन है और बहुत सी बुक्स के अंदर इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस भी हैं, तो इसलिए फिर मैंने मुनासिब समझा कि आपको ये भी जो है वो डिस्कस करवा दूँ, ठीक है। अब सबसे पहले देखें जी हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम है। ये आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट के है, मास m है, आप इसको मीन से डिस्प्लेस करते हो, ठीक है। तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट इक्वेशन है वो ये है जी कि रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू -kx। अब जो k है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से MCQ आ सकता है। k क्या है? k स्प्रिंग कांस्टेंट है। क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसको हम फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं, याद रखना। इंपॉर्टेंट MCQ मैंने आपको पहले करवाया है यूनिट नंबर 1 के अंदर, क्या कि फोर्स कांस्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट है सेम यूनिट एज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन भी क्या होती है? आपके पास फोर्स पर यूनिट लेंथ होती है, ठीक है। तो इसीलिए हमने कहा कि आपके पास जब हम इसको लिखते हैं तो ये बनता है न्यूटन मीटर, इन टर्म ऑफ बेस यूनिट लिखें तो बनता है kg पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपने याद रखना है, ये MCQ में आ सकता है। अगली इंपॉर्टेंट बात, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है और आता भी है, इफ़ स्प्रिंग इज कट इनटू n इक्वल पार्ट्स। तो अब जो नया स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो हो जाएगा n के टाइम्स। मिसाल के तौर पे आप एक स्प्रिंग को 2 इक्वल पार्ट्स में वेयर n इज इक्वल टू 2, अगर 2 इक्वल पार्ट्स में कट करोगे तो नया स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो 2k हो जाएगा। 3 में करोगे 3k हो जाएगा। अनइक्वल पार्ट्स में करोगे तो फिर उसको आप इस तरह से इस इक्वेशन की मदद से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है जी ओमेगा हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम में इसकी वैल्यू ये होती है। टाइम पीरियड की वैल्यू आपके सामने t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m ओवर के। यहाँ पे डिपेंडेंस देख लो कि t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m, t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट k। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी है 1/2 पाई अंडर रूट k ओवर m। फ्रीक्वेंसी देख लें, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट k, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m। अब ये जो आपके पास फार्मूले हैं फ्रीक्वेंसी और टाइम के, इससे रेलेवेंट एक्सरसाइज में जी न्यूमेरिकल दिया हुआ है, उस न्यूमेरिकल को आपने देख लेना है, ठीक है। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है जी कम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। ये बच्चों को ज़रा मुश्किल लगता है, इसलिए ज़रा इसको डिटेल से ज़रा देखिएगा, समझिए। स्प्रिंग के जी 2 कम्बिनेशन है, एक है जी सीरीज़ कम्बिनेशन, एक है पैरेलल कम्बिनेशन। सीरीज़ कम्बिनेशन में होता है कि आप एंड से एंड जोड़ते हो। ये देखो, ये एंड के साथ एंड जुड़ा हुआ है, तो इसको देख के क्या नज़र आ रहा है कि ये K1 K2 जो है ये क्या है, ये सीरीज़ में कनेक्टेड है। पैरेलल का रूल क्या है? पैरेलल का रूल ये है कि हर स्प्रिंग का जो एक एंड है वो मास के साथ लाजमी अटैच होना चाहिए। तो देखें जी ये पैरेलल कम्बिनेशन, इस तरह इसको भी देखें, यहाँ भी आपके पास एक एंड मास के साथ लगा हुआ है और दूसरा जो दूसरे स्प्रिंग का एक एंड है वो भी मास के साथ लगा हुआ है, तो ये भी पैरेलल कम्बिनेशन ही है। तो पैरेलल ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। अच्छा, अब जब आपके पास 2 डिफरेंट स्प्रिंग्स जो हैं वो सीरीज़ में लगेंगे, पहले मैं सीरीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ। तो स्प्रिंग कांस्टेंट की जो इक्विवेलेंट है उसका फार्मूला ये आएगा कि ऊपर दोनों को आपने ज़रब दे देनी है, नीचे दोनों को आपने ऐड कर देना है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी इसकी वैल्यू है मेरे पास 6 बिलफर्ज, तो इसकी वैल्यू है 3। अब इसका इक्विवेलेंट निकालें। हमने कहा जी 6 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3, तो 18/9 आ गया। तो इसको डिवाइड करें तो देखें जी नया स्प्रिंग कांस्टेंट किसके इक्वल आ गया आपके पास, वो आ गया जी 2 के। तो अब आप ध्यान से देखोगे यार, एक 6 है और एक 3 है, लेकिन रिजल्टेंट आ गया 2। इसका मतलब क्या है कि स्प्रिंग कांस्टेंट डिक्रीज़ होता है कब, जब स्प्रिंग सीरीज़ में लगे हो। तो पहली इंपॉर्टेंट बात ये है। उसके बाद ही अब स्प्रिंग कांस्टेंट डिक्रीज़ हो गया तो आप देखें जी टाइम के साथ रिलेशन क्या है। तो टाइम के साथ रिलेशन है जी उसका इन्वर्सली का, तो यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट डिक्रीज़ हो गया तो टाइम इंक्रीज़ कर गया। फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज़ कर देगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी के साथ उसका क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। अगली इंपॉर्टेंट बात कि अगर ये दोनों की वैल्यू सेम होगी, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी कि ये भी आपके पास 6 ही है, तो अब क्या करेंगे। तो अगर आपके पास सेम वैल्यू के स्प्रिंग सीरीज़ में लगे हों तो स्प्रिंग कांस्टेंट का जो फार्मूला होता है वो होता है K/N। अब किस तरह से, मिसाल के तौर पे देखो जी K की वैल्यू कितनी है 6,
तादाद कितनी है, वेयर n इज़ नंबर, तो 2 है, तो हमने कहा जी अब स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आ जाएगा 3। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एंट्री टेस्ट में मोस्टली वैल्यूज सेम ही होती हैं, या इस तरह से वैल्यूज एडजस्ट करते हैं कि एक कंप्लीट होल नंबर बन जाता है, ठीक है। अब आ जाओ पैरेलल में क्या है जी कि आपके पास जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट है उसका फार्मूला क्या है, K1 + K2। यहाँ पे सिंपल एडअप हो जाते हैं, तो यही वजह है कि स्प्रिंग कांस्टेंट इंक्रीज़ कर जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर इसकी वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू 3 है, तो टोटल कितना आ जाएगा 9, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है जी कि यहाँ पे टाइम पीरियड डिक्रीज़ कर जाएगा अगर पैरेलल में लगे होंगे, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर जाएगी। और अगर सेम वैल्यू के सीरीज पैरेलल में लगे हुए हैं तो आपके पास जो स्प्रिंग कांस्टेंट इक्विवेलेंट होगा वो होगा n के। मिसाल के तौर पे ये 6 है और ये भी 6 है, तो हमने कहा जी देखिए वेयर n इज़ नंबर, कितने हैं 2 हैं, एक की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 × 2 कितना आ गया 12, आपके पास रिजल्टेंट आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं स्प्रिंग्स के। अब ये 2 MCQs मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखे हुए हैं, ज़रा इनको देखिएगा। ये आपने सॉल्व करके मुझे सेंड करने हैं ग्रुप के अंदर या मुझे पर्सनल नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, ये आपका होमवर्क है। 2 आइडेंटिकल स्प्रिंग और स्प्रिंग कांस्टेंट K, अच्छा जी दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो K है, आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। ये देखो ये सीरीज कम्बिनेशन, ये देखो ये पैरेलल कम्बिनेशन डायग्राम में नज़र आ रहा है। द रेशो ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज, तो आपने इनकी फ्रीक्वेंसी की रेशो निकालनी है। अब देखो पहले सीरीज़ में है तो आपने फ्रीक्वेंसी सीरीज़ टू फ्रीक्वेंसी पैरेलल निकालनी है। अच्छा अब यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, आपने सवाल गौर से पढ़ना है कि पहले कौन सा उसने वैल्यू दी हुई है। तो देखिए जी पहले है सीरीज़ में, इसलिए आपने सीरीज़ की फ्रीक्वेंसी को पैरेलल की फ्रीक्वेंसी के साथ क्या करना है, रेशो निकालनी है। अगर आप F पैरेलल टू F सीरीज़ कर दोगे तो इससे आंसर आपका गलत आएगा, ठीक है जी। ऑप्शन में मौजूद होगा लेकिन सवाल का मतलब ये है कि सीरीज़ से पैरेलल की निकालनी थी, आपने पैरेलल से सीरीज़ की निकाल दी, तो ये इसका आंसर जो है वो गलत तस्वुर होगा। हालांकि आंसर आपका जो है वो ठीक निकल रहा होगा, ऑप्शन में मौजूद भी होगा, लेकिन आपने क्वेश्चन को प्रॉपर जो है वो गौर से नहीं पढ़ा, आपने जो है इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं की, इसलिए वो आपका जवाब गलत हो जाएगा। अब दूसरा सवाल देखो, इन द फिगर K1 एंड K2, एक K1 है एंड K2 आर आइडेंटिकल। अब आइडेंटिकल इसका मतलब है कि ये भी K होगा ये भी K होगा, ठीक है। अब K1 K2 का चक्कर ख़त्म हो गया, इसने जान के आपको तंग करने के लिए ये बात दी है। द ऑसिलेशन फॉर मास m, ये मास m लगा हुआ है जिसके साथ इस f, कहता जी इसकी फ्रीक्वेंसी f है। अच्छा अगली इंपॉर्टेंट बात, कहता जी इफ़ वन स्प्रिंग इज रिमूव्ड, अगर आप ये रिमूव कर दो या ये रिमूव कर दो, अब आपने बताना है कि अब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी। तो पहले फ्रीक्वेंसी की वैल्यू f है, नई वैल्यू होगी f डैश, तो आपने f डैश का f के साथ रिलेशन बताना है। तो ये दोनों सवाल आपने सॉल्व करके जो है वो मुझे सेंड करने हैं, ठीक है। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब इसके अंदर वेरिएशन और क्या क्या आ सकती हैं, वेरिएशन फार्मूले में आप देख सकते हो जी मास डबल हो गया, तो आप बताएं जी अब टाइम पीरियड क्या होगा। स्प्रिंग कांस्टेंट जी 4 गुना जो है वो बढ़ गया, अब बताएं जी आपके पास टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ भी गौर से देखो कि इसका जो टाइम पीरियड है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम है। एक तो ये ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं कर रहा और दूसरा ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं कर रहा। यही चीज़ आपकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन में भी है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, और अगर हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम है तो ये ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता। और इसके अंदर जो है वेरिएशन क्या आ सकती है, इसके अंदर जी और वेरिएशन आ सकती है कि वो स्प्रिंग को कट कर सकता है, ठीक है जी। स्प्रिंग कट करके आपसे कहेगा जी अब आप टाइम पीरियड की वैल्यू बताएं, अब आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बताएं या आप रेशो बताएं। तो ये है इसकी क्वेश्चन डोमेन, आपने क्वेश्चन डोमेन को समझना है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ये हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम कर सकते हो। बुक के अंदर आपने जाके एक तो इसकी वेलोसिटी के फार्मूले देख लेने इंस्टेंटेनियस के, डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला देख लेना है, वो सिंपल फार्मूले हैं। इससे रेलेवेंट बेटे एक एग्जांपल है, एग्जांपल को देख लेना, साथ जो है न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज में, उन न्यूमेरिकल्स को भी आपने कर लेना है, ताकि ये जो टॉपिक है ये है तो इनडायरेक्ट, मैं पहले आपसे कह रहा हूँ कि कोर्स में मेंशन नहीं है, लेकिन चूँकि ये एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, इसलिए मैंने इसको डिस्कस करना लाजमी समझा, ठीक है। तो इस टॉपिक को ध्यान से देख लेना, ठीक है। और जो आपके पास प्रैक्टिस बुक्स हैं उनसे आपने प्रैक्टिस भी कर लेनी है, ठीक है। तो आज हम अपना लेक्चर यहाँ पे इख्तिताम पज़ीर करते हैं और यहीं से जो है हमारा यूनिट नंबर जो 5 है वो ख़त्म होता है, ऑसिलेशन। अब नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है वो हम वेव्स पढ़ेंगे, और जो इसका वेरी नेक्स्ट डे है वो इसका आपके पास टेस्ट हो जाएगा, तो टेस्ट की तैयारी करनी है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इंशाल्लाह जिस दिन ये लेक्चर अपलोड होगा उस दिन मैं आपको जो है वो MCQs भी जो हैं वो
सेंड कर दूँ साथ उसके, ठीक है, ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर सको। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।